वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 24 से। दोस्तों इससे पहले अपन 23 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी देख लें। यदि दोस्तों आप हमारे इन मॉक टेस्ट को हल करते हैं तो आपको इनके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनके साथ ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम के अंदर 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि दोस्तों आप इनकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगी। वहां से आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे सभी मॉक टेस्ट की प्रीवियस PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको सभी मॉक टेस्ट की PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाती हैं, तो वहां से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे फिजिक्स के मॉक टेस्ट नंबर 24 की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, घूर्णन पिंड का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है यदि पिंड का कार्यरत कुल बल आगुण है। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि हमें जो घूर्णन गति के अंदर जो कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है दोस्तों, उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी कि नियत रखा गया है। तो हमें बताना है कि जो हमारा जो बल आगुण होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो बल आगुण का फॉर्मूला होता है कोणीय गति के अंदर, वो हमारा होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। यानी जो हमारा एंगुलर मोमेंटम की दोस्तों रेट होती है उसके बराबर होता है। हमें दिया हुआ है यहाँ पर जो कोणीय संवेग है दोस्तों वो नियत है, यानी दोस्तों DL का मान होगा वो 0 होगा। यानी कि दोस्तों इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो परिवर्तन का मान है इसका 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर DL का मान यदि अपन 0 रखेंगे तो दोस्तों टो का मान जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि जो यदि कोणीय संवेग को नियत रखा जाता है तो दोस्तों हमारा जो कुल बल आगुण हो जाएगा वो हमारे 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकड़ी तथा एक लोहे की समान त्रिज्या की गोलियों को निर्वात में समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो दोनों गोलियों का पृथ्वी पर पहुंचने का समय होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई दो गोले हैं, एक तो लकड़ी का है और एक लोहा का बना हुआ है। दोस्तों उनको समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो हमें बताना है कि पहले पृथ्वी पर कौन सा है नहीं गोला पहुंचेगा। तो दोस्तों याद रखना, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि यदि कोई भी यानी दोस्तों धातु के गोले बने हुए हो, चाहे उनका द्रव्यमान समान हो या चाहे न हो, उनको यदि समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है दोस्तों निर्वात के अंदर, तो जो यानी कि नीचे पहुंचने में दोस्तों इनको जो समय लगेगा दोस्तों वो दोनों का समय बराबर होगा। यानी कि वह बिल्कुल बराबर समय में ही दोनों यानी जो पिंड होंगे वो दोस्तों यानी पृथ्वी पर पहुंचेंगे। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों जो पृथ्वी का यानी कि पहुंचने का जो फॉर्मूला होता है, यदि उसको h हाइट से छोड़ा जाता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 2h/g होता है। यह केवल हाइट और हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण g होता है दोस्तों उनके मान पर ही निर्भर करती है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हमारा पिंड का द्रव्यमान कितना है और वह किस प्रकृति का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि दोनों पिंड लकड़ी का और लोहे का दोनों पृथ्वी पर समान समय में ही पहुंच जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 kg द्रव्यमान का कोई बंदर 500 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहने वाले योग्य रस्सी पर चढ़ता है तो नीचे दी गई स्थितियों में से किससे रस्सी टूटेगी। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई रस्सी है वह अधिकतम 500 न्यूटन का जो तनाव है दोस्तों वो सहन कर सकती है, और एक बंदर है जिसका जो वेट है दोस्तों वो 40 kg यानी द्रव्यमान है। तो हमें बताना है कि वह रस्सी पर किस प्रकार ऊपर चढ़ेगी रस्सी टूट जाए। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, एक तो एक्सीलरेशन के साथ वह ऊपर चढ़ता है, एक 5 एक्सीलरेशन के साथ वह नीचे उतरता है, या फिर 5 मीटर पर सेकंड की यानी कि कांस्टेंट स्पीड से यानी कि वह ऊपर चढ़ता है। तो दोस्तों हमें बताना है कौन सी कंडीशन के अंदर रस्सी टूट जाएगी। दोस्तों हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर यानी किसी यानी त्वरण से गति करती है तो उसके भार के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों जैसे ही बंदर ऊपर की ओर गति करेगा तो उस रस्सी यानी कि दोस्तों बंदर के भार में वृद्धि हो जाएगी, और जैसे ही बंदर का भार दोस्तों 500 न्यूटन से अधिक हो जाएगा तो वह हमारी रस्सी टूट जाएगी। तो दोस्तों यानी कि यह तो कन्फर्म हो गया कि वह बंदर होगा वह ऊपर चढ़ेगा। तो अब हम निकालेंगे किस एक्सीलरेशन से वह ऊपर चढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों देखते हैं
यदि वह बंदर स्थिर है यानी कि स्पीड, उसकी जो स्पीड है दोस्तों कांस्टेंट है, तो उस समय इसका भार होता है वो mg होता है। यदि उसके अंदर दोस्तों एक्सीलरेशन है वो a है यानी त्वरण a है, तो उसका भार हो जाएगा mg प्लस a। दोस्तों यह इसका मान जैसे ही 500 या 500 से अधिक हो जाता है तो दोस्तों हमारी जो रस्सी टूट जाएगी। दोस्तों इस इक्वेशन से अपन a का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से यदि अपन a का मान निकालते हैं दोस्तों, जो a का मान हमें प्राप्त हो जाएगा वो कितना होगा, यदि 500 के अंदर पहले तो दोस्तों m से डिवाइड करेंगे, फिर ये g है दोस्तों इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा तो g का मान घटा देंगे। तो जैसे ही अपन इनका मान रखते हैं दोस्तों, m का मान हमें 40 दिया हुआ है तो इसकी जगह 40 रख देंगे, और g का मान हम जानते हैं 10 होता है। दोस्तों इसको अपन सोल्व करते हैं तो 40 को यदि 500 से डिवाइड करते हैं, 500 को 40 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा 12.5 आएगा, और 12.5 में से यदि अपन 10 घटा देंगे तो दोस्तों हमारा बचेगा 2.5। यानी दोस्तों यदि हमारा त्वरण यदि 2.5 या 2.5 से अधिक रखा जाता है तो हमारी रस्सी टूट जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों यदि वह बंदर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ता है तो हमारी जो रस्सी हो जाएगी वो टूट जाएगी, क्योंकि उस समय जो तनाव होगा दोस्तों वह 500 न्यूटन से अधिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य अप्रत्यास्थ संघटन के दौरान निम्न में से कौन सी राशि हमेशा संरक्षित रहती है। यानी दोस्तों हमें बताना है कि कोई दो पिंड है दोस्तों, उनके मध्य में अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। तो इस टक्कर के दौरान हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी राशि जो होगी दोस्तों वह यानी प्रिजर्व्ड रहेगी यानी संरक्षित रहेगी, ही यानी अनचेंज रहेगी। दोस्तों याद रखना, जब भी कि यानी कभी भी किन्हीं दो पिंडों के मध्य यदि टक्कर होती है तो दोस्तों इस जगह रेखीय संवेग होता है यानी p होता है, लाइनर मोमेंटम होता है, वह हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता। यदि दोस्तों यानी कि जो टक्कर होती है दो पिंडों के मध्य वह प्रत्यास्थ टक्कर होती है यानी अप्रत्यास्थ न होकर प्रत्यास्थ होती है, तो उसके अंदर रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता ही रहता है दोस्तों। हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है वह भी संरक्षित रहती है। तो हमें अप्रत्यास्थ टक्कर दी हुई है, तो अप्रत्यास्थ टक्कर के अंदर केवल हमारा जो रेखीय संवेग होगा वही हमारा संरक्षित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलांग के नियतांक की विमाएँ किसके समान है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है जो हमारा पलांग कांस्टेंट होता है उसके डायमेंशन किस राशि की डायमेंशन के इक्वल होगी। दोस्तों हम जानते हैं जो पलांग कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन होती है वो होती है m1 L2 T-1 होती है। दोस्तों इसको जो जिस फॉर्मूले से निकाला जाता है उसका जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का फॉर्मूला hmu, इससे अपन यानी पलांग कांस्टेंट होता है उसकी विमा निकाल सकते हैं। दोस्तों आवर्ती का अपन यदि एनर्जी की विमा के अंदर अपन डिवाइड कर देते हैं तो हमारी पलांग कांस्टेंट की विमा निकल कर आ जाएगी m1 L2 T-1। और दोस्तों यह जो हमारी विमा होती है दोस्तों कोणीय संवेग की विमा के बराबर होती है, क्योंकि कोणीय संवेग की विमा भी हमारी m1 L2 T-1 होती है। बल्कि जो हमारी रेखीय संवेग की विमा होती है वो होती है हमारी m1 और L1 T-1 होती है। दोस्तों कार्य की जो विमा होती है वो होती है हमारी m1 L2 T-2 होती है, और जो संवेग की विमा होती है दोस्तों हमारी होती है m1 L1 और T-1 होती है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी जो हमारा जो पलांग कांस्टेंट होता है उसकी विमा हो जाएगी कोणीय संवेग के इक्वल हो जाएगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल होते हैं यानी दोस्तों हमारे जो कर्षण लीवर होते हैं वो क्या होते हैं वो हमें बताना है। दोस्तों याद रखना जो ब्लैक होल होते हैं वो इस प्रकार के ग्रह होते हैं कि जिसके चारों ओर दोस्तों जो हमारा जो आवरण होता है यानी कि जो परतें होती हैं वायुमंडल की दोस्तों उसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो भी यानी कि सूर्य का प्रकाश यानी प्रवेश करता है दोस्तों वह दोबारा नहीं निकल कर पाता है, यानी कि परावर्तित होकर नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों इस पर क्या होता है कि जो परतें होती हैं इसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। तो इस कारण दोस्तों हम जानते हैं जो संपूर्ण प्रकाश को उत्सर्जित कर लेते हैं तो अपन उसको कृष्णिका यानी कृष्णिका कहते हैं यानी कृष्ण पदार्थ कहते हैं, इसलिए ही इसको कृष्ण व्यूवर कहा जाता है यानी ब्लैक होल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी अति घना घनीय पदार्थ है, यानी कि दोस्तों इसका जो घनत्व होता है इनकी परतों का बहुत ही अधिक होता है यानी अति घना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे।
यानी कि दोस्तों हमें बताया गया है कि कोई दो समतल दर्पण है, उनको परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तो इनके मध्य कोई बल्ब रखा जाए तो उसके जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, यानी कि इमेज को नंबर ऑफ इमेज होंगे, वो हमें निकालने हैं। दोस्तों हम इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, 360 के अंदर दोस्तों अपन थीटा का भाग देते हैं, यानी कि जिस कोण पर ये दो दर्पण झुके हुए हैं उस कोण का मान 360 के अंदर देते हैं। तो दोस्तों ये जिसका मान यदि जो निकल कर आता है यदि वह सम मान होता है दोस्तों, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए यानी n का मान निकालने के लिए जो इसका मान प्राप्त होगा समय, उसमें से 1 घटा दिया जाता है। यदि दोस्तों 360 अपॉन थीटा का मान यदि हमें विषम प्राप्त होता है तो जो विषम मान होगा दोस्तों वही हमारी प्रतिबिंबों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों हमें थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 360 के अंदर अपन 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 6, यानी कि दोस्तों हमारी 6 सम संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए यदि 360 अपॉन थीटा का मान सम आता है तो उसमें से 1 घटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल जल की यानी कि जो हमारा दोस्तों तेल होता है वह जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि, यानी दोस्तों जो तल का तल होता है यदि उस पर तेल की बूंद गिराई जाती है तो वह उसके फैल जाता है। दोस्तों वह किस कारण फैलता है कि हमारा जो तेल की बूंद होती है दोस्तों, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल की पृष्ठ तनाव की तुलना में कम होता है। इसके कारण दोस्तों वह जो तेल होती है वो जो हमारा जल होगा उसके तल पर फैल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से कम हो जाता है, यानी कि सरफेस टेंशन यानी कम होने के कारण जो तेल की बूंद होती है वो पानी की सतह पर फैल जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप वह ताप होता है, यानी कि दोस्तों हमारा जो परम शून्य ताप होता है 0 डिग्री केल्विन, दोस्तों हमें बताना हो उस पर, यानी कि जो हमारी गैसें होती हैं उनके अंदर क्या क्रिया होती हैं। दोस्तों याद रखना जो परम शून्य ताप होता है वो क्या होता है कि प्रतिकूल प्रभाव वाली समतापीय प्रक्रिया में ऊष्मीय विनिमय नहीं हो पाता, यानी कि दोस्तों जो हमारे समतापीय प्रक्रिया की जो ऊष्मा विनिमय की जो क्रिया होती है प्रक्रिया होती है वह प्रतिकूल प्रभाव वाली नहीं हो पाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्ब जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2 के में है और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसमें व्यय शक्ति का अनुपात हमें निकालना है। यानी कि दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई दो बल्ब हैं और उनको परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि यदि इन बल्बों को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो हमें बताना है कि इनके अंदर जो व्यय शक्ति होगी यानी कि इसका जो पावर होगा उनके अंदर अनुपात बताना है। यदि इनका दोस्तों प्रतिरोधों का अनुपात हमें दिया हुआ है 1:2 है। दोस्तों याद रखना यदि कोई भी यानी बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो हम जानते हैं इनके अंदर जो धारा का मान होता है दोस्तों दोनों के अंदर समान होगा। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो पावर का जो फॉर्मूला होता है यानी शक्ति का फॉर्मूला होता है वो होता है I² R होता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्बों का I का मान यानी समान हो जाएगा और हमें R का जो है ना अनुपात दिया हुआ है तो हमारा जो P1 अनुपात यानी कि दोस्तों P2 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा I² R1 में I² R2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर I का मान दोनों में समान है तो I² से R² कैंसिल हो जाएगा। तो P1 और P2 का अनुपात दोस्तों जो इक्वल हो जाएगा वो R1 और R2 के अनुपात के इक्वल हो जाएगा। ये अनुपात हमें दिया हुआ है 1:2। तो दोस्तों इस प्रकार जो इनके जो अंदर जो व्यय शक्ति हो जाएगी उनका अनुपात भी हमारा 1:2 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु के कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, यानी दोस्तों हमें बताना है कि जब प्रकाश वायु से किसी कांच के अंदर प्रवेश करता है तो हमें बताना है कि कौन सा यानी कि जो चर है वह प्रभावित होते हैं और कौन से चर प्रभावित नहीं होते हैं। दोस्तों 3 चर दिए हुए हैं, तरंग, आवर्ती और दोस्तों हमारा जो वेलोसिटी यानी वेग। तो इन तीनों के बारे में बताना है कौन सा चर प्रभावित होगा कौन सा नहीं। दोस्तों याद रखना जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश की दोस्तों फ्रीक्वेंसी होती है यानी आवर्ती होती है उसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि जो तरंग दैर्ध्य और दोस्तों हमारी जो वेलोसिटी होती है उन दोनों का मान प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी तरंग दैर्ध्य और वेग यानी कि वो हमारे दोनों क्या होंगे प्रभावित होंगे, बल्कि दोस्तों बाकी के 3 ऑप्शन है उसमें आवर्ती दी हुई है और आवर्ती का मान अप्रभावित रहा यानी नो चेंज रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास एवं रोग यानी प्रतिरोधकताएं जो हैं उन सभी का अनुपात 1:2 है। अगर पहले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा, यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई जो दो तार हैं, एक पतला तार है एक मोटा तार है, यानी कि दोस्तों उनकी लंबाई, मोटाई और जो प्रतिरोधकता है दोस्तों उन सभी का अनुपात 1:2 दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ जो पहले प्रतिरोध है यानी R1 का मान है वो हमारा हो जाएगा ρL/A, यानी इसका मान हमें दिया हुआ है 10 ओम। तो दोस्तों अपन R2 का मान निकालते हैं। R2 के अंदर जो प्रतिरोधकता है दोस्तों वो 2 ρ हो जाएगी, यानी कि पहले की 2 गुनी दी हुई है। लंबाई भी दोस्तों 12 हो जाएगी। और दोस्तों यदि अपन A का मान निकालेंगे, यदि त्रिज्या का मान यदि दोस्तों दूसरे तार की 2 गुना है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना, तो ये हमारा हो जाएगा 4A। यदि R2 का मान अपन निकालते हैं दोस्तों 4 होगा, इस 2 से दोनों से कट जाएगा। R2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा ρL/A प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों ये ρL/A R1 का मान है, इस कारण जो R2 का मान होगा दोस्तों वह भी हमारा R1 के इक्वल हो जाएगा, वह भी हो जाएगा 10 ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम कर देते हैं जब वे, यानी दोस्तों हमें बताना है कि जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह अपना चुंबकीय गुण को कम कर देते हैं, तो वह कौन सी क्रिया की जाए जब कम करते हैं, यानी कि उसको जल में डुबोते हैं तब उसका चुंबकीय गुण कम होता है, या जल में डुबोने पर, या गर्म करने पर, या लोहे के टुकड़े के पास ले जाने पर। यानी दोस्तों याद रखना, जब किसी यानी चुंबकीय पदार्थों को गर्म किया जाता है तो वह अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं। यानी दोस्तों हमारे जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह उनका चुंबकत्व यानी कम होता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही अपन क्यूरी ताप से अधिक टेम्परेचर को कर देते हैं तो दोस्तों हमारा जो लोहा चुंबकीय पदार्थ होता है वो अणु चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको यदि अपन यानी कि गर्म करते हैं तो दोस्तों वह चुंबकीय पदार्थ यानी कि उसका चुंबकीय गुण कम हो जाता है और वह अणुचुंबकीय बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी चुंबकीय पदार्थों को यदि गर्म किया जाता है तो वह अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं, इनका चुंबकीय गुण कम हो जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर कण अचानक दो असमान खंडों में विस्फोटित हो जाता है जो कि गतिमान अवस्था में आ जाते हैं, तब दोनों खंड होंगे। यानी कि दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई एक पिंड है वह स्थिर अवस्था में है, यानी कि दोस्तों इस समय इसका जो संवेग होगा यानी कि संवेग होता है mv, यानी कि इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसका संवेग 0 जाएगा। जैसे ही दोस्तों इसका विस्फोटक होता है तो हम जानते हैं जब किसी पदार्थ का विस्फोट होता है तो विस्फोट से पहले और बाद वाला जो संवेग होता है वो समान होता है। तो दोस्तों बाद वाला संवेग होता है वो हो जाएगा हमारा mv1 प्लस m2v2, क्योंकि दोस्तों इसके जो दो पदार्थ में यानी विस्फोट होता है उनका द्रव्यमान हमें समान दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि पहले वाले की वेलोसिटी v1 है और दूसरे की वाले की वेलोसिटी v2 है, तो उसके बाद वाला जो टोटल संवेग हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा। दोस्तों यानी कि पहले वाले संवेग और बाद वाले संवेग को अपने यदि इक्वल रखते हैं तो हमारा m1v1 प्लस m2v2 का मान हमारा जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 के, क्योंकि इसके जो पहले वाला जो संवेग था वो 0 था, क्योंकि जो स्थिर यानी कण था दोस्तों वह स्थिर था। तो यहाँ से यदि इसको सोल्व करते हैं तो हमारा m1v1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के m2v2। दोस्तों यहाँ से m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो v1 जो हमें प्राप्त होगा वो जाएगा माइनस के v2 के। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दोस्तों हमारी जो दोनों जो हमारे खंड होंगे उनके यानी दोनों भाग होंगे पदार्थ के उनकी वेलोसिटी का मान दोस्तों समान होगा, लेकिन नेगेटिव है यानी कि वह विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि उनकी चाल समान होगी लेकिन दिशा विपरीत होगी, यानी समान चाल से विपरीत दिशा में चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि दोस्तों हमारा जो न्यूक्लियर बम होता है वो हमें बताना है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दोस्तों याद रखना जो हमारा परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन का जो प्रिंसिपल होता है उसके आधार पर वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है यानी कि हाइड्रोजन बम दोस्तों हाइड्रोजन संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो
उसके लिए ऑप्शन यानी कि होता है ए वाला। लेकिन हमें परमाणु बम पूछा गया है दोस्तों, याद रखना परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन पर, बल्कि जो हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों वो हमारा किस पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर। और दोस्तों हमारी जो नाभिकीय भट्टी होती है उसके लिए भी पूछा जाता है दोस्तों, वह भी नाभिकीय विखंडन पर कार्य यानी नाभिकीय जो विखंडन होता है उसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उस नाव में बैठा है जो किसी तालाब में तैर रही है। यदि यह व्यक्ति किसी तालाब से यानी कुछ जल को पी लेता है तो तालाब के जल का स्तर होगा। यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि कोई तालाब है और उसके अंदर दोस्तों पानी के अंदर कोई नाव है वह तैर रही है। उसके अंदर दोस्तों कोई यानी व्यक्ति है वह तालाब के पानी को पी जाता है, यानी कि थोड़ा यानी कि तालाब का पानी पी जाता है। तो हमें बताना है कि दोस्तों जो पानी के यानी तालाब है उसका जो पानी का सतह होगी यानी स्तर होगा, हमें बताना है ऊपर जाएगा या कम जाएगा। दोस्तों याद रखना यदि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला अपरिवर्तित रहेगा। क्यों अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि दोस्तों जितना जल वह पिएगा उतना ही उसका जो मास है दोस्तों ना यानी कि व्यक्ति का मास अधिक हो जाएगा, यानी उसका वेट अधिक होने के कारण जो नाव है दोस्तों जितना यानी कि जल ऊपर यानी कि यह पिएगा उतनी ही आयतन यानी कि यह नाव नीचे डूब जाएगी, जिससे कि क्या होगा दोस्तों जल का सतह होगी दोस्तों हमारी अपरिवर्तित रहेगी। क्योंकि जो जल है दोस्तों वह तालाब के अंदर है, यानी कि बाहर से इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी अंदर वाला पदार्थ यहाँ पर अंदर ही है। तो इस जो जल की सतह होगी दोस्तों हमारी अपरिवर्तित रहेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ठोस गोला वायु में सीमांत वेग v से गिर रहा है। यदि इसे निर्वात में गिराया जाता है तो, यानी कि दोस्तों हमें दिया हुआ है कोई एक गोला है वह वायु के अंदर, उसका सीमांत वेग हमें v दिया हुआ है। यदि इसी पिंड को अपन किसी निर्वात में गिरवाते हैं तो हमें बताना है कि इसका सीमांत वेग क्या होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि सीमांत वेग क्या होता है कि जब किसी पिंड को किसी माध्यम में गिराया जाता है दोस्तों, माध्यम के कारण जो हमारा उछाल बल लगता है ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है एक, तो वो एक यानी कि है श्यान द्रव्य के कारण जो हमारा श्यानता बल लगता है, इनकी श्यान फोर्स लगता है दोस्तों, उन दोनों के कारण उसकी जो वेलोसिटी होगी ये दोनों बल उनका अपोज करेंगे यानी उसका विरोध करेंगे। और कुछ समय बाद दोस्तों यानी कि इसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही थी बढ़ने के कारण यानी कि स्थिर रहकर दोस्तों वह स्थिर हो जाएगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी का मान स्थिर रह जाता है, इसकी वेलोसिटी को मान को और अधिक नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों निर्वात होता है हमारा, उसकी ना तो कोई श्यानता होती है ना उसका कोई घनत्व होता है, तो उसके कारण न तो कोई यानी हमारा उत्प्लावन बल लगेगा न ही उस पर कोई श्यान बल लगेगा। तो उसके कारण दोस्तों कोई पिंड गिरेगा तो उसके वेलोसिटी के अंदर रेगुलर यानी कि है वृद्धि होती रहेगी, यानी कि वेलोसिटी का मान यानी कि लगातार परिवर्तित रहेगा, उसका यानी कि कोई भी सीमांत वेग प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों निर्वात होती है न तो उसका कोई उत्प्लावन बल होता है न ही उस पर श्यान बल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी गोले का कोई भी सीमांत वेग प्राप्त नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वोल्ट शक्ति के 10 बल्बों को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिन में कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यक्त होगी। यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि यदि 50 वोल्ट के 10 बल्बों को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए 30 दिन तक, तो हमें बतानी है कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय खर्च होगी, यानी कि कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी वो हमें बताना है। दोस्तों सबसे पहले अपन निकाल लेंगे कि यानी टोटल शक्ति कितनी है। यदि दोस्तों एक बल्ब की शक्ति 50 वोल्ट है तो दोस्तों 10 बल्बों की शक्ति हो जाएगी हमारी वो जाएगी 500 वोल्ट। और दोस्तों जो हम टाइम याद करेंगे समय, यानी एक दिन में 10 घंटे चलाया जा रहा है तो दोस्तों 30 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे 300 घंटे। दोस्तों हम जानते हैं जो विद्युत ऊर्जा होती है यानी खर्च विद्युत ऊर्जा, यानी जो शक्ति भी बोल सकते हैं दो, यानी कि कार्य भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है P/T, यानी शक्ति गुणा समय। दोस्तों यहाँ पर शक्ति हमारी निकल कर आई है 500 वोल्ट और इसको 300 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी शक्ति निकल कर आ जाएगी दोस्तों, वो निकल कर आ जाएगी 1540, फिर हो जाएगी ये वोट घंटा। दोस्तों हमें जो निकालना है ये निकालना है किलो वोट घंटा के अंदर विद्युत यानी ऊर्जा जो खर्च होगी वो निकालनी है। तो इसको यदि दोस्तों घंटे के अंदर परिवर्तित करेंगे तो इन 3 जीरो को अपन गायब कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 150, ये हो जाएगा KWH यानी किलो वाट घंटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी 150 किलो वाट घंटा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक कुंडली का होता है, यानी दोस्तों हमारी जो चौक कुंडली होती है उसका हमें बताना है प्रेरकत्व और जो प्रतिरोध होते हैं वो उच्च होते हैं या निम्न होते हैं।
होते हैं। दोस्तों याद रखना, जो चौक कुंडली होती है उसका कार्य क्या होता है, यह जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है दोस्तों उसको नियंत्रित करने का कार्य होता है। और दोस्तों इस नियंत्रण करने के लिए जो हमारी सबसे अच्छी चौक कुंडली वो होती है जो ऊर्जा यानी कि जो हमारी धारा होती है उसकी हानि यानी बिल्कुल कम हो और यह बहुत अधिक यानी धारा को नियंत्रित कर पाए। दोस्तों हम जानते हैं जिसका प्रेरकत्व घात अधिक होता है वह उतनी ही अधिक धारा को नियंत्रित कर पाती है। तो हम जानते हैं यह जो होता है प्रेरण यानी प्रेरित यानी प्रतिघात होता है, ये होता है हमारा ओमेगा एल। जितना अधिक प्रेरकत्व को रखा जाएगा दोस्तों उतना ही अधिक यानी प्रेरणीय प्रतिघात होगा, तो उतना ही अधिक यह प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित कर पाएगी। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जितना अधिक हमारा प्रेरकत्व होगा उतनी ही अच्छी हमारी चौक कुंडली होगी। और जितना दोस्तों अपन इसका अल्प प्रतिरोध रखा जाएगा यानी कि यह धारा को यानी कम खर्च करेगी, उतना यानी कि हानि कम करेगी, उतनी ही अच्छी कुंडली होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी दोस्तों याद रखना, जो हमारी अच्छी चौक कुंडली होगी यानी चौक कुंडली होती है उसके लिए जो प्रेरकत्व होता है वो उच्च रखा जाता है और जो प्रतिरोध होता है उसको निम्न रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की संरचना के अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों हमारी ठोस होते हैं उनकी संरचना के लिए जिन किरणों का प्रयोग किया जाता है वो किरणें होती है हमारी एक्स किरणें। दोस्तों एक्स किरणों का प्रयोग यानी याद रखना, ठोसों की संरचना के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यह नियम है। यानी दोस्तों यह जो नियम दिया था, जो हमारा जो आधुनिक एम्पियर का नियम है यानी कि जो मैक्सवेल ने दिया था दोस्तों, ये नियम आधुनिक एम्पियर का नियम है। उसने बताया था कि जो हमारा जो यदि अपन विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन परिवर्तन करते हैं दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो जाता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर परिवर्तन करते हैं तो हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों ये जो कथन दिया था यह आधुनिक एम्पियर के नियम के अंदर दिया गया है कि दोस्तों हमारा जो एम्पियर का नियम है उसके अंदर जो मैक्सवेल के अंदर कुछ सुधार किया था यानी कि विस्थापन धारा को के पद को भी जोड़ा था, तो उसे अपन कहते हैं आधुनिक एम्पियर का नियम। तो इसके अंदर यह कथन लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु स्रोत से अभिसारी प्रकाश के लिए सही है। यानी दोस्तों हमें बताना है कि जो चार कथन है उनमें से कौन सा कथन है यानी कि जो अपसारी बिंदु स्रोत होता है दोस्तों उसके लिए सही है। दोस्तों हम जानते हैं अपसारी बिंदु स्रोत होता है उसके अंदर जो प्रकाश होता है दोस्तों वो किरणें इस प्रकार होती हैं, जैसे ही यानी प्रकाश स्रोतों से इनकी दूरी बढ़ती जाती है दोस्तों एकांक क्षेत्रफल होता है उनसे जो किरणों की यानी कि गुजरने वाली किरणों की संख्या होती है दोस्तों उसका मान कम हो जाता है। क्योंकि यदि इतना ही क्षेत्रफल दोस्तों अपन यहाँ पर लेते हैं तो इसे यहाँ पर 3 किरणें गुजर रही हैं, यहाँ पर 2 किरणें, यानी कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली किरणों की संख्या घट जाती है जैसे ही इसका मान यानी कि दूरी का मान बढ़ाया जाता है। दोस्तों हम जानते हैं जो तीव्रता का जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो एनर्जी होती है दोस्तों उसी को तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों इसकी तीव्रता का मान हो जाएगा दोस्तों एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली किरणों का मान घट रहा है तो इसका जो अनुपात होगा दोस्तों वह घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो तीव्रता होगी वह दूरी के वर्ग के अनुपात में घटती जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल तरंग किसी उत्तल लेंस से गुजरती है तो तरंगागर की वह ज्यामिति जो आकृति को निर्गत करेगी। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई एक समतल तरंगागर है और वह उत्तल लेंस से परावर्तित हो रहा है, तो हमें बताना है कि इसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि वह जो निर्गत तरंग होगी वह समतल होगी, अपसारी गोली होगी या अभिसारी गोली है। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं हमारा उत्तल दर्पण ये होता है, उत्तल लेंस दोस्तों ये होता है। यदि इस पर समतल तरंगागर आपतित होते हैं तो हम जानते हैं ये लेंस होता है दोस्तों वह किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है। तो यदि किरणों को अपसारित करेगा दोस्तों तो निर्गत हमारे तरंगागर होंगे वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, अपसारित गोली हो जाएंगे, यानी कि जो केंद्रित यानी गोली हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि दोस्तों हमारा जो ये लेंस अवतल होता तो हमारा जो ये तरंगा यानी कि जो किरणें होती हैं दोस्तों इसको फैला देता है यानी कि अपसारित कर देता है। तो इसके कारण जो तरंगागर होते हैं वो हमारे होते हैं अपसारित तरंगागर होते हैं यानी अपसारी गोली है, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस होने के कारण हो जाएंगे अभिसारी गोली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक निर्वात में
यानी कि लेमडा इजक्वल टू 6000 एंगस्ट्रोम की प्रकाश तरंग दैर्ध्य के लिए है 1.5। तो कांच में इसकी तरंग दैर्ध्य होगी, यानी कि दोस्तों हमें बताना है कि कोई निर्वात की यानी तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रोम है, उसके अंदर जो कांच का अपवर्तनांक है 1.5 दे रखा है, और तो इसी कांच की यानी कि तरंग दैर्ध्य हमें दोस्तों निकालनी है। दोस्तों हम जानते हैं जो ये फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, वो हमारा जो फॉर्मूला ये होता है हमारा कि यानी एयर के अंदर लेमडा अपॉन गैस की यानी जो लेमडा होती है तरंग दैर्ध्य, और ये होता है हमारा अपवर्तनांक के बराबर। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमारा जो अपवर्तनांक होता है इसके बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एयर की तरंग दैर्ध्य दी हुई है और अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है, और गैस की तरंग दैर्ध्य का मान पूछा है, तो हमारा जो लेमडा जी का मान हो जाएगा दोस्तों वह है लेमडा ए अपॉन म्यू हो जाएगा। यानी कि लेमडा ए का मान हमें दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको दोस्तों अपन 1.5 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों हमारा निकल कर आता है 4000। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जो हमारी कांच की तरंग दैर्ध्य हो जाएगी वो हो जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। अब है आज का अंतिम क्वेश्चन है, यंग के द्विवीय झिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी 0.28 mm है तथा पर्दा 1.4 मीटर दूरी पर रखा है। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। तो प्रयोगों में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी। इन दोस्तों में दिया हुआ है कि कोई द्विवीय झिरी प्रयोग है, उसके अंदर दोस्तों जो पर्दा रखा हुआ है इनसे वो 1.4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और इन दो झिरियों के मध्य की जो दूरी है दोस्तों वो हमें दी हुई है 0.28 mm दी हुई है। और दोस्तों जो हमारे जो केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है दोस्तों वो जो प्राप्त होती है वो होती है 1.2 सेंटीमीटर की। दोस्तों हमें निकालना है जो प्रकाश है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, यानी लेमडा का मान हमें निकालना है। हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो केंद्रीय फ्रिंज होती है यानी कि बीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लेमडा डी अपॉन डी होता है। यहाँ से दोस्तों अपन डी का मान निकाल सकते हैं। तो डी का मान दोस्तों अपन निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा बीटा डी अपॉन में कैपिटल डी हो जाएगा। दोस्तों बीटा का मान हमें दिया हुआ है 0, यानी बीटा का मान दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1.2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। और दोस्तों यानी कि हमें स्मॉल डी का मान दिया हुआ है 0.28 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.28 दोस्तों mm में दिया हुआ, तो हो जाएगा 10 की घात -3। और दोस्तों अपन अपॉन में कर देंगे 1.4 मीटर। दोस्तों यदि 1.4 को अपन 0.28 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 0.2। जैसे ही 0.2 को 1.2 से अपन डिवाइड यानी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हमारा हो जाएगा 0.24, और ये पावर है दोस्तों ये हो जाएगी 10 की पावर -5। दोस्तों इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारा आगे निकल जाएगा 2.4 गुणा 10 की पावर -6। दोस्तों इसको अपन लगभग लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10 की पावर -6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन यानी कि ऑप्शन पूरा नहीं प्रिंट हुआ है, यहाँ पर 2.5 गुणा 10 की पावर -6 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोट कर लेना 2.5 गुणा 10 की पावर -6 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।